अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सानी ख़ान इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट के नए एपिसोड के साथ। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बजट के अहम मौज़ू पे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जनाब अब्दुल हफीज़ पाशा से बातचीत करेंगे और दूसरे सेगमेंट में हम ईद के बाद बाज़ार की परफॉर्मेंस कैसी मुतवक्के है इस मौज़ू पे बात करेंगे। नाज़रीन, ये बजट माजी के तमाम बजटों से बिल्कुल मुख्तलिफ बजट है। इस बजट को वज़ीर ख़ज़ाना ने कोरोना बजट का नाम दिया है। इस बजट में $100 मिलियन का क्वेश्चन ये नहीं है कि डिफेंस पे कितना ख़र्चा किया जाएगा, बल्कि इस बजट का सबसे बड़ा सवाल ये है कि ₹1 भी ख़र्च करने के लिए हुकूमत अगर लाएगी तो कहाँ से लाएगी, आमदन और रेवेन्यू के सोर्सेस और ज़राए क्या होंगे। हुकूमत ग्रांट के बग़ैर डिमांड ड्रिवन बजट कैसे बनाए, ये है आज का $100 मिलियन क्वेश्चन। सो नाज़रीन, हमने जाना कि इस सवाल के जवाब के लिए किसी पुराने वज़ीर ख़ज़ाना से बेहतर कोई पर्सनैलिटी हो ही नहीं सकती। और जब हमारी एडिटोरियल टीम ने इस बात का जायज़ा लिया तो हमारे सब के जहनों में जनाब अब्दुल हफीज़ पाशा साहब का नाम जहन में आया। सो हमने उनसे रब्ता किया और हम शुक्रगुज़ार हैं जनाब अब्दुल हफीज़ पाशा साहब के कि उन्होंने वक्त निकाला और आज हमारे साथ हमें ज्वाइन किया ताकि वो अपने एक्सपर्ट ओपिनियन से आपको और हमको रोशनास और आगाह कर सकें। डॉक्टर साहब, आपका वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैं नाज़रीन आपको बता चुका हूं कि डॉक्टर साहब ने अपनी मसरूफ़ियत में से हमें कुछ वक्त दिया और बजट से मुताल्लिक़ आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो है इन ख़ास हालात में रेवेन्यू यानी आमदन से मुताल्लिक़। इस सिचुएशन में जबकि IMF आपसे कह रहा है कि 3.9 ट्रिलियन की जो फोरकास्ट है इसमें 30-35% का इजाफ़ा कर दिया जाए और इतने रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट जो है वो FBR को दे दिया जाए, तो डॉक्टर साहब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले चंद सालों में हमने मुसलसल देखा है कि जो हुकूमती अहलकार हैं वो ये कहते रहे हैं कि कारोबारी सरगर्मियाँ कम थी तो इस वजह से रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट्स मीट नहीं हो सके। सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर साहब कि इस साल तो कारोबारी सरगर्मियाँ सिरे से हैं ही नहीं और तवक्को ये की जा रही है कि जून 2021 तक कारोबारी सरगर्मियाँ मांद रहेंगी। सो इस सिचुएशन में डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि ये हुकूमत रेवेन्यू के टारगेट्स किस तरह किन बेसिस पर फ़िक्स कर सकती है। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि जो IMF ने टारगेट सेट किया है 5100 अरब का अगले साल के लिए, वो बिल्कुल ही गैर मुमकिन है। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, ये बिल्कुल ही गैर मुमकिन सा टारगेट है। हमारे माशी हालात ऐसे हैं कि शरह नमू जो है हमारा वो दरअसल अब मनफी हो चुका है और इस साल आप देखें कि मनफी आशारिया तकरीबन 4% पे गिर चुका है। इन हालात में ये तवज्जो करना कि आप 1200 अरब का इजाफ़ा करेंगे एक साल में, ये एक तरफ से जिसे कहने की बात है कि शायद IMF को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है या पता नहीं क्या वजह है। पिछले साल का ये जो साल ख़त्म हो रहा है उसका एक्सपीरियंस देखिए कि पिछले साल ये 2800 अरब के क़रीब था, आपने उठा के 5500 अरब का टारगेट दे दिया और कोरोना से पहले ही शॉर्टफॉल 600 अरब का हो चुका था, अब तकरीबन 1200 अरब का शॉर्टफॉल है। तो ये किस तरह की टारगेटिंग है ये कि ये जिसे कहते हैं ना, अगर मेरा कोई शागिर्द आके मुझसे ये कहता तो मैं उसे फेल कर देता इम्तिहान में। तो ये नामुमकिन सी बात है। डॉक्टर साहब, ये बात बहुत ही शद्दमत से कही जा रही है कि हुकूमत को लाजमी तौर पर इस बजट को डिमांड ड्राइविंग बजट के तौर पर सामने लाना होगा।
डॉक्टर साहब, सवाल ये बनता है कि इन हालात में हुकूमत के लिए ये क्यों कर और कैसे मुमकिन होगा कि वो इस बजट को डिमांड ड्रिवन बजट बना सके? हुकूमत रिसोर्सेस कहाँ से लाएगी? देखिए, इसमें दो अल्लाह के फ़ज़ल से कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे आपको शायद हैरत हो इस बात में कि हमारे जो माशी हालात हैं बजट के लिहाज से, उनमें कुछ बेहतरी आई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आपने सर सूद को 13.25% से 8% पे ले आया स्टेट बैंक पिछले 2 महीने में, तो उससे जो हम क़र्ज़ों के सूद के पे जो ख़र्चा करते थे वो आसमान तक पहुंच चुका था। अब अल्लाह के फ़ज़ल से चूँकि इतनी बड़ी कमी आई है सर सूद में, तो इंशाअल्लाह हमारे बजट में जो सेविंग होगी वो तकरीबन 950 अरब की होगी। ये बहुत बड़ा अमाउंट है और अल्लाह के फ़ज़ल से आखिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये बात समझ में आई और उन्होंने काफ़ी तेज़ी से सर सूद को कम किया है। दूसरी तरफ तेल की कीमतें जो गिरी हैं, बहुत ही ज़्यादा गिर चुकी थी। गवर्नमेंट ने ये किया कि जो फ़ायदा है आधा उन्होंने आवाम को पहुंचाया, आधा उन्होंने पेट्रोलियम लेवी के तहत उसको बढ़ाया है। उसके नतीजे में तकरीबन 150 अरब के एक्स्ट्रा रेवेन्यू अगले साल हासिल होने के इम्कान हैं। तो लिहाजा आपके पास बजट में जिसे कहते हैं फिस्कल स्पेस, यानी कि गुंजाइश जो है वो 1100 अरब की बढ़ चुकी है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि इस 1100 अरब की सेविंग से वो आधा कम से कम आवाम के रिलीफ के लिए लगाएं और इंसेंटिव दें इंडस्ट्री को कुछ टैक्स की कमी करके, और आधा इस्तेमाल करें बजट के खसारे को कम करने में। तो इस लिहाज से बजट अल्लाह के फजल से आने वाले साल का काफ़ी हद तक बैलेंस हो सकता है। डॉक्टर साहब, सूरत हाल ये है कि IMF और पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी रज़ामंदी से IMF के प्रोग्राम को होल्ड किया है, क्योंकि हम जाहिर है कि इन हालात में उसके टारगेट्स को मीट ही नहीं कर पाते। अब इस सिचुएशन में जबकि IMF का प्रोग्राम ऑन होल्ड है, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत को ग्रांट भी नहीं मिलती तो हुकूमत फिर किस तरह ऐसा बजट पेश कर सकेगी कि जो कारोबारी एक्टिविटीज़ को बहाल कर सके, इकनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव कर सके? क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, बात यह है कि वज़ीर ख़जाना तो अल्लाह के फजल से मैं रह चुका हूँ और अब मौका अब मेरे साथी को मिला है जो मेरे साथ कराची यूनिवर्सिटी में थे, डॉक्टर हफीज़ शेख, और हम सब की दुआ ये है कि वो कामयाब हों। अलबत्ता आपने जो सवाल किया है, देखिए बात यह है कि जब शरह नमू आपके मनफी हो जाए, यानी कि नेगेटिव हो जाए, तो उसके नतीजे में आपको अंदाज़ा होगा कि बेरोज़गारी में और गुर्बत में किस हद तक इजाफ़ा हो सकता है। क्या हम ये चाहते हैं कि जो हमारे लोग हैं वो और गरीब हो जाएं? ख़तरा इस बात का है कि इस वक्त मुल्क में तकरीबन 8 करोड़ लोग गरीब हैं। खुदा न खास्ता अगर हमने इकॉनमी को रिवाइव नहीं किया तो ये बढ़कर तकरीबन 12 करोड़ तक जा सकता है, खुदा न खास्ता। दूसरी तरफ बेरोज़गारी इस वक्त 60 लाख लोगों की थी कोरोना से पहले, और वो 2 गुना हो सकती है, उससे भी ज़्यादा। तो इन हालात में टैक्सेशन की गुंजाइश किसी भी मुल्क में किसी भी हुकूमत के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है। आपको कोशिश करना है कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूं कि एक्सपोर्ट्स में 50% कमी आई है अप्रैल के महीने में। 50%, हमारे तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ। और उसकी वजह ये कि जिन मुल्कों को हम एक्सपोर्ट करते हैं वो भी बेचारे बैठ चुके हैं, उनकी भी इकॉनमीज़ बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि हम अपने एक्सपोर्टर्स को अब इंसेंटिव्स दें। आपने जो ज़ीरो रेटिंग स्कीम को विड्रॉ किया था उसे वापस लाएं, जिस हद तक हो सके बिजली के नर्ख में कमी और लाएं, जिस हद तक हो सके जो उनको फाइनेंसिंग मिलती है उसका सूद जो है और कम करें। इस तरह के आपको इंसेंटिव्स देने हैं ताकि मुल्क में कुछ पैसा आता रहे और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन है वो हद से ज़्यादा ख़राब ना हो। कोई गुंजाइश नहीं है इस वक्त कि आप एडिशनल टैक्सेशन इकॉनमी में लाएं।
डॉक्टर साहब, पैसे बनाने के लिए तमाम हुकूमतों ने पेट्रोलियम लेवी को सबसे सहल और आसान ज़रिया जाना है। आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब कि जब कोई कारोबारी एक्टिविटी है नहीं, पेट्रोल की कंजम्पशन रिकॉर्ड लो पर है, आप समझते हैं कि इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि हुकूमत पेट्रोलियम लेवी में रद्द-बदल करे, या वो जो स्टैंडर्ड फार्मूला है कि जीएसटी को प्लस माइनस करें? संजीदा हल्के तो कह रहे हैं कि जीएसटी को अगर कंसिडर किया जाए, थोड़ा सा कम किया जाए, तो कारोबारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सकती हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस डॉक्टर साहब? देखिए, पेट्रोलियम लेवी जो है वो आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हाई स्पीड डीजल ऑयल जो सबसे अहम पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो कि आपके गुड्स की ट्रांसपोर्ट में, ट्रक्स में इस्तेमाल होता है और रेलवे भी इस्तेमाल करता है, उसमें जो इस वक्त पोजीशन बनी है वो ये है कि आपने पेट्रोलियम लेवी को 15 रुपए से 30 रुपए फ़ी लीटर कर दिया है। ये आपने इजाफ़ा इसलिए किया कि जो कीमत गिर गई आपके ऑयल की इंटरनेशनली $65 फ़ी बैरल से गिर के तकरीबन $20 पे आ गई थी, अब कुछ बढ़ गई है फिर से। तो उस वक्त आपके पास काफ़ी गुंजाइश थी। हुकूमत को रेवेन्यूज़ की भी ज़रूरत है, इसलिए कि रिलीफ पैकेज आपको देना है आवाम को। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक मुनासिब डिसीजन लिया कि आधा जो है बेनिफिट आवाम को दिया जाए, और ख़ास तौर पे जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उनको भी फ़ायदा है, इसलिए कि मोटर स्पिरिट की कीमत आपने 2 मरतबा मिला के देखें तो 30 रुपये कम की है। तो मेरा ख़्याल ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी मुनासिब थी कि आधा टैक्सेशन के थ्रू लें ताकि रेवेन्यूज़ आ जाएं, उनको रिलीफ के लिए इस्तेमाल करें, और दूसरी तरफ कीमतों में काफ़ी कमी की गई है, तकरीबन 30%, उससे अफरात ज़र में भी कमी आनी चाहिए। डॉक्टर साहब, डेट सर्विसिंग जो है वो कोई 79% तक जा पहुंची है। मामला यह है कि हुकूमत 3 साल से जो डेट लिमिटेशन एक्ट है उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं ले रही है। दैट इज़ काइंड ऑफ पेंडिंग, सरदखाने में पड़ा हुआ है। अब सिचुएशन इतनी ख़राब और अबतर है, गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को अभी भी नहीं करती तो आप मुझे तो नहीं समझ में आता कि आगे मामलात कैसे चलेंगे। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दें और लोगों को बताएं कि अगर हैड यू बीन एट द हेल्म, आपने इस वक्त इस सिचुएशन को कैसे डील करना था? प्लीज़ डॉक्टर साहब। ये हुकूमत की तो बात आप छोड़ दीजिए, मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और हमने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान पे रिसर्च किया है। अल्लाह के फजल से जब वक्त आया तो हमने भी खिदमत की है। मेरा रोल ये है कि मैं एडवाइस दूँ, और एक शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है पाकिस्तान की इकॉनमी पे रिसर्च पर, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट आपके मुशर्रफ की हुकूमत ले आई थी, और उन्होंने एक लिमिट सेट किया था कि आपका जो पब्लिक डेट है वो 60% जीडीपी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये एक मुनासिब क़दम था, और उसमें ये भी है एक्ट में कि आप जो अगर मजबूरन या कोई ऐसी ख़ास वजह हो, जिस तरह आजकल के हालात हैं कोरोना की वजह से, आपको इस लिमिट को एक्सीड करना है, तो आपको एक फ्रेमवर्क बना के पेश करना है हमारे पार्लियामेंट को, जो सुप्रीम है, और बजट के मामले में सारे डिसीशंस वहीं से आते हैं अप्रूवल। तो आप एक मीडियम टर्म प्लान पेश करें कि हम इसे किस तरह से 60% ऑफ द जीडीपी पे अगले 3-4 साल में वापस ले आएंगे। ये प्रोविज़न रखा गया है उस लॉ में। अब आज की पोजीशन ये है कि पिछले 2 साल में इस डेट टू जीडीपी रेशियो में बेतहाशा इजाफा हुआ है। अब आप सोचिए कि जिस तरह हालात इस वक्त हैं, अंदाज़ा ये है कि इस साल आपका जो पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो साल के एंड होने तक 80% से भी ज़्यादा जा चुका होगा, यानी कि आपने एक्सीड किया है 20% से। तो हुकूमत को ये कहना चाहिए कि हालात ख़राब थे, इसलिए इसमें
इजाफ़ा हुआ है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जो बाकी हमारा टेन्योर है अगले 3 साल का, हम पेश करेंगे पार्लियामेंट में एक ऐसा प्रोग्राम कि इंशाअल्लाह मेहनत करके, रेवेन्यूज़ को बढ़ा के, ख़र्चे कम करके हम आहिस्ता आहिस्ता फिर वापस 60% ऑफ द GDP की तरफ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं वो, तो यकीनन ये वायलेशन होगा हमारे इस लॉ का, फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट। डॉक्टर साहब, हर तरफ कर्ज़ों के रोल ओवर की बातें हैं। हमने देखा था कि मुशर्रफ साहब के टाइम में शौकत अज़ीज़ साहब ने दबा के कर्ज़े रोल ओवर कराए थे और आज उसका ब्रंट गवर्नमेंट्स को फेस करना पड़ रहा है। आज जो हम देख रहे हैं कि कर्ज़े रोल ओवर हो रहे हैं, एक तो ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि इसमें सूद की अदायगियाँ भी रोल ओवर हो रही होंगी होपफुली, और दूसरा ये कि पाकिस्तानी मईशत के लिए ये चीज़ कितनी रीज़नेबल है, सूदमंद है, बेहतर है, अच्छी है। और आखिर में ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान के फ्यूचर में मतलब ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? आई मीन, इज़ इट आवर फ्यूचर? देखिए, हुकूमत ने जो डेट को रोल ओवर करवाने की कोशिश की है वो सिर्फ G20 के साथ की है, और उसका जो अमाउंट है डेट रीपेमेंट और इंटरेस्ट का वो तकरीबन 1.8 अरब डॉलर बनता है। और ये G20 ने खुद ऑफ़र किया है। हम इस वक्त नेगोशिएशंस में हैं, इंशाअल्लाह हो सकता है आपको रिलीफ मिल जाए। दूसरी तरफ IMF ने आपको ए स्पेशल अंडर द रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी आपको 1.4 अरब डॉलर का एडवांस, जैसे कहते हैं, लोन दिया है। रिलीफ नहीं दी, आपको लोन दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे हम गुजारा कर लेंगे? इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान को आने वाले साल में सिर्फ क़र्ज़ों की वापसी के लिए 12 अरब डॉलर की ज़रूरत है। लिहाजा ये जो डेट रिलीफ वगैरह की बात हो रही है वो बहुत महदूद है। हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमें किसी न किसी तरीके से इंपोर्ट्स में कमी तो आई है अल्लाह के फजल से 21%, एक्सपोर्ट्स में 50%, और खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में रेमिटेंसेस में भी 15 से 20% कमी आ सकती है। तो ये खुदा न खास्ता ये सिचुएशन पैदा हो सकती है कि आपके पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स ना हों कि आप मीट कर सकें अपने ऑब्लिगेशंस। अगर IMF का प्रोग्राम मौजूद रहेगा तो फिर कोशिश ये की जाएगी कि किसी तरह से ये गैप पूरा किया जाए। अलबत्ता हालात ख़राब हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की पहचान ये है कि कर्ज़ जो है वो हमेशा नया कर्ज़ा लेकर ही अदा किया जाता है, चाहे वो बॉन्ड की शक्ल में हो या दुनिया के इंस्टीट्यूशन से कर्ज़ की शक्ल में हो। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि UAE से लेकर सऊदी अरब सब ने हमारी अदायगियाँ मौखर कर दी हैं। अभी तो कोविड-19 के कवर में ये 2-2 साल के लिए चीज़ें रोल ओवर हो रही हैं। आपको लगता है कि 2 साल बाद हमारी मईशत इतनी मुस्तहकम होगी कि हम इस बड़ी तादाद में नए कर्ज़े रेस कर सकें, बॉन्ड्स हम इशू करें तो हमें अच्छा रिस्पांस मिल जाए? इस पे ज़रा अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा डॉक्टर साहब। ये बड़ा अहम सवाल है। बात यह है कि पहले साल इस हुकूमत ने जो क़र्ज़े लिए, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, एमिरेट्स से और फिर कुछ कतर से भी और चाइना से भी, वो एक स्पेशल सिलसिला था, वो रुक चुका है। और अब ये जो मुल्क हैं उनके अपने अंदरूनी हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तेल की आमदनी जो उनकी थी वो तकरीबन ना होने के बराबर हो गई है, और अब आप देखिए कि हज़ारों पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। इस वक्त ये उम्मीद करना कि हमें सपोर्ट अलावा चाइना के कोई और ऐसा मुल्क नहीं है जो हमें शायद इस वक्त कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकेगा। हमारी कोशिश अब ये होनी चाहिए कि किसी तरह से हम अपने बेल्ट को, जिसे कहते हैं ना, टाइटन करें, जिस हद तक हो सके एक्सपोर्ट्स को रिवाइव करने की कोशिश करें। और हमारी ये कोशिश भी होनी चाहिए कि जो इंपोर्ट्स में नॉन
एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी इंपोर्ट पे खुदा न खास्ता कुछ वक्त के लिए कम करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल दूं आपको, आप 2 साल के लिए गाड़ियों की इंपोर्ट बंद कर दें, अल्लाह के फजल से काफ़ी गाड़ियां मौजूद हैं। इस तरह की चीज़ें आपको शायद करना पड़े, इसलिए कि बाहर से पैसे आने में दिक्कत अब होगी, इसलिए कि बड़े मुल्क जो हैं, पैसे वाले मुल्क, वो अपने अंदरूनी हालात में फंसे पड़े हैं, वो बाहर का नहीं सोच रहे हैं। और दूसरी तरफ मसला ये भी है कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है IMF के प्रोग्राम के होने के बावजूद कोई ख़ास अच्छी नहीं है। तो लिहाजा बड़े सोच संभल के इस हुकूमत को चलना है, और हमारी दुआ ये है कि आने वाला बजट जो है वो एक बैलेंस्ड सेंसिबल बजट हो, जो फ़ायदा आपको तकरीबन 1100 अरब का मिला है उसको आप ठीक से लगाएं, आधा तकरीबन खसारे को कम करने में लगाएं, और आधा जो आपने रिलीफ़ प्रोग्राम्स शुरू किए हैं गरीब और जो दिहाड़ी के मज़दूर हैं या छोटे छोटे इदारों को बैंकिंग से सपोर्ट वगैरह, ये सब आप अगले साल जारी रखें। तो अल्लाह के फजल से वक्त ऐसा आएगा शायद अन क़रीब के पाकिस्तान फिर से आहिस्ता आहिस्ता निकल आए। हम सब की ये दुआ है। डॉक्टर साहब, अदायगियों के तवाज़ुन से लेकर इनकम और डेट की मैनेजमेंट से मुतालिक सैर हासिल गुफ्तगू, तज्ज़िये और रिकमेंडेशंस पर हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर में हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स, स्टेक होल्डर्स या एलिट्स को कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो अमीर तबका है, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमारे अमीर तबके को बहुत इज़्ज़त और आमदनी और उनके हालात अभी भी अल्लाह के फजल से बहुत बेहतर हैं। उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो ख़ुद 2 तरह से मुल्क का साथ दें। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रिलीफ फ़ंड शुरू किया है, मुनासिब फ़ंड, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कोई शख्स अगर 100 रुपये देता है तो गवर्नमेंट 400 रुपये उसमें लगाएगी, ताकि वो फ़ंड 5 गुना हो जाए उनके कंट्रीब्यूशन के लिहाज से। दूसरी तरफ हमने टैक्स बेनिफिट्स चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस को बहुत दिए हुए हैं, और उनको हम आने वाले बजट में इंशाल्लाह उनको और बढ़ाएं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के गरीब तबका जो है इस वक्त बेहद मुश्किल हालात में है। हमारे मुल्क के जो अमीर तबका है, जिन्होंने पाकिस्तान से बड़ा फ़ायदा उठाया है, हम सब की उनसे गुजारिश ये है कि आप इस वक्त मुल्क का साथ दें, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस दें, और आने वाले साल में आप अपने टैक्स रिटर्न्स में जो मुनासिब आपकी इनकम हुई है वो ही बताइए, इवेशन कम हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ भी गुंजाइश हो कि हम अपने टैक्स के निज़ाम में कुछ इजाफ़ा इस तरह करें कि अमीर तबका जो इस मुल्क का है वो थोड़ा सा कुछ और टैक्स रेवेन्यू में इजाफ़े करने में हमारी मदद करें। ये वक्त ऐसा है कि अमीर मुल्क का साथ दें और हम अपने गरीब तबके को इस तरह से उनकी सहूलत और उनकी मदद करें। ये हमारे पाकिस्तान का, मुल्क का और हमारे लोगों का फ़र्ज़ है। हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह कि ऐसा ही होगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रज़ा जाफ़री। ही इज़ दी हेड ऑफ़ रिसर्च ऑफ IMS सिक्योरिटीज़। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे मार्केट की परफॉर्मेंस, स्पेशली आफ्टर ईद एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीमेंट सेक्टर 2। सो बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम, में एक चीज़ है जो नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ अवर पॉलिसी कि मार्केट पर जब भी अगर कभी हम कोई व्यू किसी से लेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी हम
सेम हाउस या किसी दूसरे हाउस से रिसर्च का व्यू भी लेंगे, बिकॉज़ वी ऑल नो कि रिसर्च के लोगों के ऊपर एक बाइंडिंग होती है, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो उनके व्यू पर ना असरअंदाज होती हैं और डिस्क्लेमर का हिस्सा होती है हर रिसर्च रिपोर्ट के। सो बेस्ड ऑन दिस आई जस्ट वांटेड टू मेंशन कि हमने लास्ट वीक फ़रीद आलम साहब की मौजूदगी में मार्केट के ऊपर एक व्यू लिया था और पिछला हफ्ता छुट्टियों का था और अब चूँकि मार्केट फुल स्विंग में मंडे से चलने जा रही है, सो वी थॉट इट इज़ बेटर कि सीमेंट सेक्टर में काफ़ी सरगर्मी रही थी तो उस पर भी बातचीत की जाए और एक काउंटर रिसर्च का व्यू भी दिया जाए। सो नेक्स्ट प्रोग्राम में वी विल बी इंशाल्लाह टॉकिंग ऑन द बैंकिंग सेक्टर और इसमें हम AKD या आरिफ हबीब सिक्योरिटी से रिसर्च और मार्केट व्यू के ऊपर बातचीत करेंगे, उनके लोगों को इनवाइट करेंगे। सो रज़ा जाफ़री, लास्ट क्वार्टर के जो रिज़ल्ट्स हैं वो कितने ज़्यादा आपकी तवक्कुआत के मुताबिक थे, यानी वादे एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन और आपकी तवक्कुआत के बरक्स थे? जी देखिए, हम लोग तकरीबन 60 कंपनीज़ को ट्रैक करते हैं फॉर्मली। अब तो ज़्यादातर के रिज़ल्ट्स आ गए हैं। इन 60 कंपनी में तकरीबन कुल मिला के 100.6 अरब रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी थी पहले क्वार्टर, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च 2020 में तकरीबन 100 अरब की प्रॉफिट्स थे और ये पिछले साल के मुकाबले में 7% कम थे और पिछले क्वार्टर के मुकाबले में 9% कम थे। बज़ाहिर तो ये इतनी बुरी कारकर्दगी नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स प्रेशर तो था, कोविड से पहले भी प्रेशर में थी, इकॉनमी बेहतर हो रही थी लेकिन पूरी तरह से ग्रोथ की तरफ हम आए नहीं थे। तो बज़ाहिर तो ये नंबर्स इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन अगर आप इसमें से बैंकिंग सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर का वेट हटा दें, ऑयल एंड गैस में ख़ास तौर पे मैं ENP की बात करूँगा, तो इन दोनों को हटा दें तो फिर तकरीबन 60% कमी है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में। उसकी वजह यह है कि देखें कुछ तो शॉक आए जो पहले क्वार्टर में हमें नुमाया हुए आपका ऑयल मार्केटिंग सेक्टर में, OMC सेक्टर और रिफाइनरीज़ में, क्योंकि उनको इन्वेंट्री लॉसेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनको एक्सचेंज लॉसेस हुए, तो वो वेट नहीं करते, जैसे ही क्वार्टर ख़त्म होता है वो बुक कर लेते हैं। तो OMC सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर काफ़ी बड़े लॉसेस का शिकार रहा। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर जो प्रेशर में था ही पिछले साल से, उसकी भी लॉसेस कंटिन्यू रहीं और फर्टिलाइज़र सेक्टर थोड़ा सा एक डिफरेंट था क्योंकि इसमें कीमतें थोड़ी ऊपर थीं, तो ये थी कि कीमतें नीचे आएंगी तो फिर बाइंग नहीं हुई, इतनी ऑफ टेक नहीं हुई, तो इस सेक्टर की भी प्रॉफिटेबिलिटी कम थी पिछले साल के मुकाबले में। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा बैंक्स की प्रॉफिट्स ऊपर थे और ऑयल एंड गैस भी के प्रॉफिट्स भी ऊपर थे। याद रहे कि कोविड से पहले ऑयल प्राइसेस ऑब्वियसली ऊपर ही थी और करेक्शन नहीं आई थी, ऑन एवरेज ऑयल प्राइसेस ऊपर थी उस क्वार्टर में, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा प्रॉफिट्स में। तो ये था। जहाँ तवक्कुआत की बात आती है तो आई वुड से कि जो पॉजिटिव सरप्राइज़ आया वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आया। तकरीबन 30% इसकी अर्निंग्स बढ़ी हैं पिछले साल के मुकाबले में। इसकी वजह हमें यही समझ में आती है कि कोविड, क्योंकि पाकिस्तान में पहला केस 26 फरवरी को था और हो सकता है लोगों ने थोड़े स्टॉकिंग अप करना शुरू कर दी हो मेडिसिन की, तो डिमांड बढ़ गई हो, तो फार्मा सेक्टर की सेल्स अच्छी थी, तो प्रॉफिट्स पे भी अच्छा असर आया। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि OMC और रिफाइनरी सेक्टर पे प्रेशर आएगा, लेकिन जो अर्निंग्स आई या लॉसेस जो आए वो तवक्कुआत से ज़्यादा थे। तो ये सेक्टर्स दो मैं कहूँगा कि तवक्कुआत से ख़राब आए और फार्मास्यूटिकल सेक्टर तवक्कुआत से बेहतर आया। आगे हमें लगता है कि ऑब्वियसली ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें तब्दील होंगी। बैंकिंग सेक्टर जैसा मैंने कहा अच्छा रिज़ल्ट था, ENP सेक्टर का अच्छा रिज़ल्ट था, लेकिन सेकंड क्वार्टर में शायद ये मेंटेन ना हो सके, आपको यहाँ से इनकी प्रॉफिट्स में कमी नज़र आए। उसके बरक्स अगर आप सीमेंट सेक्टर की बात करें, फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करें और इवन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की बात करें, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि सेकंड क्वार्टर में थोड़ी बेहतरी आएगी। तो जो शायद हमने फ़र्स्ट क्वार्टर में ट्रेंड्स देखे हैं और सेक्टर्स में डिफरेंशिएशन देखी है, वो थोड़ी ऑपोजिट प्ले आउट करे सेकंड क्वार्टर में, जो कि अप्रैल और से जून है और अभी जारी है। थैंक यू रज़ा। सो रज़ा, सीमेंट सेक्टर हैज़ बीन इन द ग्रेट फोकस। सो सीमेंट सेक्टर के बारे में क्या कहेंगे, आगे कैसे दिखता है, हाउ डू यू लुक एट इट?
और जो रिजल्ट्स थे इसके ऊपर भी स्पेसिफिक टू सीमेंट सेक्टर काइंडली ज़रा बताइएगा। जी, सीमेंट सेक्टर देखें पिछले साल से अगर आप देखें तो ऑब्वियसली प्रेशर में रहा है। इसकी वजह यह है कि एक्सपेंशन फेज़ में चला गया था सीमेंट सेक्टर और इन्होंने काफ़ी कर्ज़े लिए बैंकों से इन एक्सपेंशंस के लिए। और आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट्स कुछ महीनों तक तो काफ़ी हाई थे, 13% से भी ऊपर। तो इंटरेस्ट कॉस्ट का बढ़ा हुआ होना ऑब्वियसली और डिमांड भी थोड़ा स्लो होना सीमेंट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी बुरा असर रहा। शायद हमने वर्स्ट केस देख लिया है ऑलरेडी सीमेंट सेक्टर में और शायद आगे की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से बेहतर हो। और यही वजह है कि सीमेंट सेक्टर अगर आप उनके शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस देखें तो इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्मर रहा है। रज़ा, इंटरेस्ट रेट में कमी के बारे में काफ़ी अरसे से बातें हो रही थी एंड दिस क्वार्टर वी सॉ दैट द बैंक्स कुडंट परफॉर्म वेल। सो व्हाट इज़ योर फ्यूचर आउटलुक? हाउ डू यू लुक एट द फ्यूचर? जी देखें, इंटरेस्ट रेट का कम होना एक्सपेक्टेड तो था इस साल, लेकिन ये था कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे और बड़े आहिस्ता से नीचे आएंगे, वो काफ़ी स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेकिन ऑब्वियसली कोविड-19 की वजह से चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हुई हैं और स्टेट बैंक ने ऑब्वियसली ये कदम उठाया कि इंटरेस्ट रेट्स को बड़ी तेज़ी से नीचे लेकर आए। तो 13.25% का जो पॉलिसी रेट था साल के शुरू में वो अब 8% है और अज्यूमिंग कि अगर इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी नीचे रहती है तो हो सकता है कि मज़ीद कमी आए इंटरेस्ट रेट्स में। अच्छा देखें, बैंकिंग सेक्टर का प्राइस परफॉर्मेंस बिल्कुल आई एग्री कि अच्छी नहीं रही है इस साल, लेकिन अगर आप प्रॉफिट्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर में हम जो तकरीबन 6 से 7 बैंक्स ट्रैक करते हैं उनकी प्रॉफिट्स टोटल 30 अरब रुपए के आए पहले क्वार्टर में और ये पिछले साल के पहले क्वार्टर के मुकाबले में 25% आप हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट्स तो बड़े अच्छे रहे हैं इस क्वार्टर। इसकी एक वजह ये भी थी कि पिछले साल सुपर टैक्स 2017 का वो एक टाइम पे वन ऑफ पहले क्वार्टर ऑफ 2019 में गिरा था, तो देयर वाज अ हाई बेस इफेक्ट एज वेल, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिट्स में। लेकिन अगर आप उसको हटा भी दें तो भी बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी कोई बुरी नहीं थी। इसकी वजह यह है कि पहले क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट्स गिरना तो शुरू हो गए थे लेकिन क्वार्टर के एंड पे गिरना शुरू हुए थे। तो पहले क्वार्टर का जो 6 मंथ काइबोर आप एवरेज देख लें तो 13% से ऊपर ही था, वो सेकंड क्वार्टर में जाके तकरीबन 9% से नीचे आ गया और अब तो 8% के करीब हो गया है। तो बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी पहले क्वार्टर में बहुत अच्छी थी। सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स आई थिंक थोड़ी सी वीक होगी क्योंकि स्प्रेड्स यानी कि जो मार्जिन्स हैं जो बैंक्स कमाते हैं वो कदरे नीचे आएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बड़ी तेज़ी से नीचे आए हैं। लेकिन आई थिंक एट दिस पॉइंट मैं प्रॉब्ली ये भी मेंशन करूँगा कि बैंक्स के लिए मार्जिन्स से शायद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होंगे। मार्जिन की कमी बिल्कुल बैंक्स के लिए बुरी है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप जायज़ा देखें पिछले 10 साल का डेटा तो बैंक्स इसको ऑफसेट कर देते हैं। क्या वो कैपिटल गेन ले लें अपने बॉन्ड्स पे या कॉस्ट कंट्रोल कर लें, कुछ इनके पास वेज आउट होते हैं। NPL अगर आते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन जो हम गुजर रहे हैं कोविड की वजह से बड़ी ट्रिकी है और ऑफ कोर्स एसेट क्वालिटी पे प्रेशर आएगा। लेकिन अगर जैसे हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन्स ईज़ हो रहे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली, और अगर ये चीज़ सस्टेनेबल है तो हो सकता है कि बोरोवर पे इतना प्रेशर ना आए इवेंचुअली। तो नॉन परफॉर्मिंग लोन अगर नहीं आते तो ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि अगले साल के प्रॉफिट्स बेहतर होंगे। लेकिन बिफोर दैट हैपन्स सेकंड थर्ड क्वार्टर जो इस साल का चल रहा है वो थोड़ा सा वीक होगा बैंक्स का बिफोर दे कम बैक ऑन ट्रैक। Raza, we recently saw that State Bank had restricted the banks not to issue any dividend payouts. So first of all, I think ये बताना चाहिए नाज़रीन को कि legally, logically, how does it sound like? Can they do that or not? और दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि बैंक्स की परफॉर्मेंस को आगे आप कैसे देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड? जी, डिविडेंड्स की मूव थोड़ी सी सरप्राइजिंग है पर्सनली इफ़ यू आस्क मी। देखें, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ही ये हो रहा है। स्टेट बैंक के अलावा अगर आप इंडिया देखें, बांग्लादेश देखें तो उसमें भी, इवन सम कंट्रीज़ इन अफ्रीका, उनमें भी डिविडेंड पे मॉरेटोरियम लगाए हैं
हमारे स्टेट बैंक ने अगले 2 क्वार्टर्स यानी 6 महीने के लिए डिविडेंड्स कहा है कि बैंक्स ना दें। थोड़ी सी सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि अगर आप बैंक्स की बैलेंस शीट्स देखें और कैपिटल स्ट्रेंथ देखें तो अभी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट से काफ़ी ऊपर हैं। 16% प्लस कार है, मिनिमम रिक्वायरमेंट 12.5% थी, वो भी सेंट्रल बैंक ने कम करके 11.5% कर दी है। आई थिंक सेंट्रल बैंक के पास और भी एवेन्यूज़ थे जिसको वो टच कर सकता था डिविडेंड्स को कट करने से पहले। आई फील के जैसे ये मैंने कहा कि कार रिक्वायरमेंट 12.5 से 11.5 कर दी, इसको और टेम्परेरली रिलैक्स कर दिया जा सकता था। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ बैंक्स हैं जिनको सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट करार दे दिया गया है, जो हमारे बड़े बैंक्स हैं, उन पे भी एक एक्स्ट्रा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसको भी टेम्परेरली सस्पेंड किया जा सकता था। CRR रेशियो होता है बैंक्स का, वो कम किया जा सकता था। तो आई थिंक मेरे ख्याल में तो यही है कि थोड़ा इंतज़ार कर लेते तो बेहतर होता। इससे सिग्नल इतना अच्छा नहीं जाता बज़ाहिर के जी वाकई कोई इश्यूज़ हैं बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं एज़ फार एज़ वी कैन टेल, और लॉट ऑफ NPLs हैव टू कम थ्रू बिफोर प्रेशर कम्स। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव कदम तो लिया है स्टेट बैंक ने, लेकिन थोड़ा इस केस में शायद इंतज़ार कर लेते तो बेहतर होता। बहरहाल प्राइस परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो इतना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इन्वेस्टर्स ने रुख मोड़ लिया है बैंक से, ऐसी बात नहीं है। और पर्टिकुलरली क्योंकि मैंने कहा कि बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसा हुआ है, तो आई थिंक पीपल अंडरस्टैंड कि थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है और शायद इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन की वजह से इस तरह के स्टेप्स आए। बट आई स्टिल फील कि इस पर थोड़ा सा वेट किया जा सकता था। Raza, thank you very much on behalf of GTV and the team. I'm grateful for your time. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बजट और जून में और अगले क्वार्टर में मार्केट की कैसी परफॉर्मेंस रह सकती है स्पेसिफिक टू सीमेंट सेक्टर हमने गुफ्तगू की। बजट से मुताल्लिक हमें रहनुमाई हासिल रही डॉक्टर अब्दुल हफीज़ पाशा साहब की, जिन्होंने अमीरों के लिए किस तरह की चीज़ें हुकूमत करे, और इन हालात में जबकि रेवेन्यू कलेक्शन एक $100 मिलियन से ज़्यादा का मुश्किल और महंगा सवाल है, डॉक्टर साहब ने बेहतरीन तजावीज़ दी। उम्मीद की जाती है कि हुकूमत इन तजावीज़ पर गौर करेगी और इनकी रोशनी में बजट को तरतीब देगी। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ। अस्सलामु अलैकुम।